प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो मैंने परसों तक यूट्यूब बनाया था उसके आगे समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने आपको ये बता दिया था कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, इसमें जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर क्यों झुक जाती है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब से दूर क्यों हट जाती है। ये दोनों कारण भी मैं बता चुका हूँ और उसके आगे नोट्स आपके पास में मौजूद हैं। उसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सघन एवं विरल माध्यम। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता होगा सघन एवं विरल माध्यम। क्या होता है सघन एवं विरल माध्यम? नोट्स इसके आपके पास में मौजूद हैं, केवल आपको आज समझना है। हालांकि आपने पढ़ा होगा तब भी आपकी समझ में ये चीज़ आ गई होगी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग फिर से वापस चलते हैं अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन में। प्रकाश के अपवर्तन में आपने पढ़ा था, देखिए कि ये आपने एक सिंपल कांच की प्लेट थी जो कि ट्रांसपेरेंट होती। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके दोनों ओर हम देख सकते हैं। फिर हमने एक नॉर्मल बनाया था जिसे हमने अभिलंब बोला था। यहाँ से हमने प्रकाश की किरण को आपतित किया था। ऊपर का माध्यम हमने विरल माना था, नीचे का माध्यम हमने सघन माना था। आप जानते हो कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण क्या हो गई, झुक गई। आपतन कोण आई था, अपवर्तन कोण आर था। विरल माध्यम को हमने वायु बोला था, सघन माध्यम को हमने कांच बोला था। क्लियर है? हमें यहाँ पे सघन और विरल माध्यम को परिभाषित करना होता है कि क्या होता है सघन माध्यम और क्या होता है विरल माध्यम। क्लियर है? हमें ये चीज़ यहाँ पर आज समझनी है। सघन को हम लोग अंग्रेज़ी में बोलते हैं डेंजर, DENSER, डेंजर मीडियम, और विरल को हम बोलते हैं रेयर मीडियम, RARER। क्लियर है? तो देखिए, जब प्रकाश की किरण या हम कह सकते हैं यदि अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है ना, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है, तब हम दूसरे माध्यम को, ये सेकंड माध्यम हो गया, ये फर्स्ट माध्यम हो गया, तब हम दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन कहते हैं। क्लियर है? मैं समझता हूँ आपकी समझ में आया होगा। एक फिर से समझ लीजिए एक बार। जब अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है तब दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन कहते हैं। सघन माध्यम समझ में आ गया होगा। अगर हम इसी चीज़ को उल्टा कर देते हैं, उल्टा करने का सेंस क्या हो गया, देखिए ऊपर का माध्यम हमने मान लिया कांच है, ऊपर का माध्यम कांच है, नीचे का माध्यम वायु है। कांच का मतलब हो गया सघन, वायु का मतलब हो गया विरल। क्लियर है? जब प्रकाश की किरण कांच से सघन में जाती है, आपने देखा होगा प्रकाश की किरण इस प्रकार से अपवर्तित हो जाती है। ये आपका आई होगा आपतन कोण, ये आपका अपवर्तन कोण आर होगा। हमें यहाँ पर परिभाषित करना है इस विरल माध्यम को। कैसे करेंगे? यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है तब दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल कहते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आप नोट्स में पढ़िए, अगर फिर भी कोई दिक्कत लगती है तब आप मुझसे पुनः पूछ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अब हम। क्रांतिक कोण। क्या होता है क्रांतिक कोण? क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? अब इसी चित्र में आपको समझना है कि क्रांतिक कोण क्या होता है। अगर हमें यहीं पे समझना है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल देखिए, ये हमने प्रकाश की किरण को आपतित कराया, इस प्रकार से अपवर्तित हो गई। सपोज करिए हमने आई के मान को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये आर का मान भी क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ना चाहिए इस प्रकार से। ठीक है,
हमने आपतन कोण के मान को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो ये जो आर का मान है ये भी बढ़ना चाहिए। अब हुआ क्या, हमने आपतन कोण का मान देखिए इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ाने से जो अपवर्तन कोण था वो इतना हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये है आपतन कोण, ये है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे 90 अंश का बन गया। इस स्थिति में ये जो आपका आपतन कोण होगा, इस आपतन कोण को हम नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल। मतलब जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वह अविलंब से दूर हटती है। यदि हम धीरे धीरे आपतन कोण को बढ़ाते जाएं तब एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश का हो जाता है। इस स्थिति में आपतन कोण को क्रिटिकल कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, या आई के स्थान पर हम यहाँ पर बोल देते हैं आई सी, क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल, क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल, या इसे सी से भी डिनोट कर देते हैं क्रिटिकल एंगल के लिए। ठीक है, तो सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, इसे हम, उस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे आई से या आई सी से डिनोट करते हैं। ये चीज़ आपकी समझ में आ जानी चाहिए। नोट्स आपके पास में बने हुए हैं ही। इसी को आगे चीज़ आप इस प्रकार से देखिए समझ सकते हैं। ये आपने क्रांतिक कोण को समझा होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने माना है कि यदि विरल माध्यम को 1 से तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें, 2 से प्रदर्शित करें, ये सघन माध्यम को हमने 2 लिख दिया, विरल माध्यम को 1 लिख दिया, तब स्नेल की नियमानुसार सघन माध्यम से के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक 2n1, 2 से 1 में प्रकाशित कर दी, 2n1 इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। आप पढ़ चुके हो, स्नेल का नियम यही तो होता है। अब आता है आई बराबर, आई के स्थान पे यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी, सी का मतलब क्रिटिकल एंगल। देन आर इज इक्वल टू 90 अंश हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2n1 इज इक्वल टू साइन सी अपान साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और दूसरा आपने ही पढ़ा होगा 2n1 इज इक्वल टू 1 अपान 1n2, ये फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। तो 1 अपान 1n2 इज इक्वल टू साइन सी, या हम लिख सकते हैं 1n2 इज इक्वल टू 1 अपान साइन सी। 1n2 को हम क्या कर सकते हैं, देखिए ANG, क्योंकि पहला माध्यम हमारा क्या था, विरल, विरल को हमने माना था वायु, वायु को अंग्रेजी में बोलते हैं एयर। दूसरा माध्यम क्या था, सघन, सघन को हमने माना था कांच, तो जो 2 को हम क्या बोलेंगे, ग्लास। तो हमने 2 के स्थान पर G लिख दिया, 1 के स्थान पर A लिख दिया, इज इक्वल टू 1 अपान साइन सी। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। तो ANG बराबर फार्मूला बन गया 1 अपान साइन सी। अब नोट में हमने कुछ चीज़ें आपको लिखवाई होंगी, ये चीज़ आपको रटनी पड़ेंगी, क्योंकि इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझा जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने इस चीज़ को निकाल रखा है, तो आप डायरेक्ट रटिए। कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान 41 डिग्री 49 मिनट तथा जल डैश वायु के लिए 48 डिग्री 39 मिनट होता है। कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान 41 डिग्री 49 मिनट तथा जल और वायु के लिए 48 डिग्री 39 मिनट होता है। ये बात भी आपकी समझ में आ रही होगी। कांच और वायु में सघन कौन है, कांच। जल और वायु में सघन कौन है, जल। क्लियर है।